ये 70 साल की आजादी पूरी हुई, 71वां साल शुरू हुआ है। हम सबकी अपनी अपनी एक भूमिका है, क्योंकि ये हम सबका देश है। ये हम सबका देश है, ऐसी भावना की बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आजादी ऐसे आ नहीं गई। 15 अगस्त के दिन मुझे हमेशा कवि प्रदीप का जो गीत है, जिसको लता मंगेशकर ने गाया, वो कालजयी गीत प्रदीप ने लिखा कि ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये तो उन्होंने गाया और लता मंगेशकर ने और हम सब ने उसको सुना। मन में कहीं ना कहीं अच्छी भावना उससे आती है, आंख में भर लो पानी। लेकिन उसके बाद की 2 पंक्तियां हैं जो बहुत जरूरी हैं कि कहीं भूल न जाओ उनको, कहीं भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, कहीं भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। 15 अगस्त का दिन, 15 अगस्त का दिन उन कुर्बानियों को याद करने का दिन है। आज का दिन कोई लेखा जोखा प्रस्तुत करने का दिन नहीं है। कृतज्ञता का भाव हम में रहे, हमारे बच्चों में रहे और उनके बच्चों में जाए। इस भाव को दोबारा दोबारा जगाने का दिन है 15 अगस्त। और यदि हम इसमें चूकते हैं तो न हम अपना नुकसान करेंगे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भी नुकसान करेंगे। ये हम सबको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? आप ये सोचिए कि बलिदानी परंपरा का यह देश, बलिदानी परंपरा का यह देश, समुद्रगुप्त का देश, चंद्रगुप्त का देश, चाणक्य का देश, राम का देश, कृष्ण का देश, शिव का देश, हनुमान का देश, गुरु गोविंद सिंह का देश, बंदा बैरागी का देश, राणा प्रताप का देश, शिवाजी का देश, इतनी परंपराएं हैं। हरि सिंह नलवा का देश, तात्या टोपे का देश, रानी झांसी का देश। परंपरा होने के बावजूद यदि गुलाम रहा, कोई ना कोई कमी तो रही होगी। उस कमी को समझना, आगे ना हो उसकी चिंता करना, ये हम सबका दायित्व है, हम सबका राष्ट्रीय कर्तव्य है। 15 अगस्त का दिन इन बातों पर समझने का, इनकी चिंता करने का दिन है। बहुत सारे बलिदान हुए, बहुत सारी शहादत हुई, और दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 70 सालों में भी हो रही हैं। रोज कोई ना कोई कहीं ना कहीं शहादत हो जाती है। कि ब्रिटेन ने जो हमारे साथ जातियां की हैं, उनको कंपनसेशन देना चाहिए। इंग्लैंड बहुत सारे अफ्रीका के देशों में कंपनसेशन दे रहा है। लेकिन क्या कंपनसेशन देना चाहिए कि 1 पाउंड 200 साल तक हमें दे, कि आपने 200 साल हमें तंग किया। और जब ब्रिटेन कहता है कि फेलियर ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी इन इंडिया, वो फेलियर ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी इन इंडिया, तो स्टेट मशीनरी का फेलियर तो उनके टाइम में भी बहुत हुआ। ऐसा थोड़ी है कि हमारे टाइम में बहुत हुआ। संसार में आपको उदाहरण नहीं मिलेगा जो फेमिन ऑफ बंगाल था। बंगाल का अकाल 1943 में पड़ा, लाखों लोग मरे उस अकाल के अंदर। मैं क्यों उसकी चर्चा कर रहा हूं? स्टेट मशीनरी का फेलियर एक बात है, और स्टेट की नीयत दूसरी बात है। बंगाल में अकाल पड़ा, लाखों लोग मरे, और जो प्रपोजल गवर्नमेंट से गया स्टेट मिनिस्टर को, तो उन्होंने कहा कि बंगाल के अंदर में हमें बहुत सारा सामान देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग भूख से मर रहे हैं, दवाई की जरूरत है, खाने की जरूरत है, पैसे की जरूरत है। और 1943, आजादी से 4 साल पहले, गवर्नमेंट ने वहां की यह तय किया कि हम वहां पे नहीं रह सकते कुछ, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही है, हमारे बहुत सारे सैनिक दूसरी जगह लड़ाई कर रहे हैं, ये जो पैसे हैं, ये दवाइयां हैं, खाना है, ये सब उनको जाना है। यानी स्टेट ये डिसाइड कर सकती है कि अपने लोगों से ज्यादा प्रायोरिटी उन्होंने तय की और वहां भेजा, और यहां लाखों लोग भूख से मरे। क्या ये स्टेट मशीनरी का फेलियर नहीं था? जलियांवाला बाग हो गया अमृतसर के अंदर, क्या वो स्टेट मशीनरी का फेलियर नहीं था? क्या वो टाला नहीं जा सकता था? तो स्टेट मशीनरी के फेलियर तो होते हैं,
लेकिन स्टेट की नीयत पर संदेह अगर उसके साथ में होता है तो गुलामी के देशों में ये बहुत ज्यादा होता है। और ब्रिटिश राज तो 200 बरस रहा, मैंने 800 साल यूज किए थे। इस 200 बरस में भारत के मनोबल को तोड़ने का काम किया, योजनाबद्ध तरीके से काम किया मनोबल को तोड़ने का। आज तो हम 70 साल हो गए आजाद हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी कलकत्ता जाओ तो बेंगोल क्लब में जरूर ठहरना, बेंगोल क्लब में जरूर ठहरना, क्योंकि 15 अगस्त 1947 से पहले तक 1947 15 अगस्त से पहले तक उस क्लब के अंदर भारत वाले जा सकते थे खाना बनाने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, घास काटने के लिए। आप उस क्लब में ठहर नहीं सकते थे। ये एग्जाम्पल है वाइट सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए। और उसमें एक बड़ा बड़ा सा बोर्ड लगा था जो हमने 15 अगस्त को हटाया। उस पर लिखा था प्रोहिबिटेड टू डॉग्स एंड इंडियंस, प्रोहिबिटेड टू डॉग्स एंड इंडियंस, मनोबल तोड़ने के लिए। और ऐसा क्लब एक बंगाल क्लब ही नहीं था, ऐसा क्लब आपको पूना में भी था, ऐसा क्लब मुंबई में भी था, ऐसे क्लब और जगह भी थे। यानी उस शहर में जितने लोग रहते हैं, चाहे वो इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको उसकी परमिशन नहीं है। और जिस चापलूस भारतीय को अपने कारणों से अंग्रेज खुश करना चाहते थे, कभी कभी किसी क्लब की मेंबरशिप उसको दी जाती थी और वो गर्व से बोलता था कि मैं उस क्लब का मेंबर हूं। क्लब की मेंबरशिप इतनी बड़ी बात है क्या? बात बड़ी इसलिए हुई कि बाकी लोगों का मनोबल उसके माध्यम से तोड़ने का योजनाबद्ध तरीके से काम किया। इंग्लैंड में तो लिखते ही थे वो, भारत में भी वो लिखते थे। एक छोटा सा इंग्लैंड इतने बड़े देश को इतनी बड़ी बात आज लिख सकता है क्या? 70 साल के बाद कहीं लिख सकता है क्या? इंग्लैंड में भी नहीं लिख सकता वो। भारत की तो बात छोड़िए, सवाल ही पैदा नहीं होता, इंग्लैंड में भी नहीं लिख सकता। ये 70 साल की हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। कोई देश, इंग्लैंड की छोड़िए, मैं कहता हूं आज संसार का कोई देश भारत के बारे में ये नहीं लिख सकता और भारत के लोगों के बारे में ये नहीं लिख सकता कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। कोई भी हो, ये 70 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। पिछले दिनों मैं एक किताब पढ़ रहा था, कहीं से मुझे गिफ्ट आई है, आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद पढ़ी भी हो, फ्रीडम एट मिडनाइट। जिन्होंने पढ़ी है वो जानते हैं इस किताब के जो राइटर्स थे, 1970 की बात है, इन्होंने पहले लिखी थी ओ जेरूसलम। दोनों राइटर हैं डोमिनिक एंड लेरी कॉलिंस, और दोनों कोई ब्रिटेन के नहीं है, एक फ्रेंच है और एक अमेरिकन है। तो उनको किसी ने कहा कि संसार की जो सबसे बड़ी घटना हुई है, संसार की जो सबसे बड़ी घटना हुई है, जो पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ है, इस पर आप एक किताब लिखो। वो अच्छे राइटर हैं, 1970 है, तो उन्होंने कहा कि आपको ना बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो भी जिंदा हैं, जिन्होंने इसमें कहीं ना कहीं अपनी भूमिका ली है और उनका क्या पर्सपेक्टिव था उस पर आप लिखो। उन्होंने ये प्रोजेक्ट लिया, तो उन्होंने सबसे पहले जो इंटरव्यू किया वो लॉर्ड माउंटबेटन का किया। उस समय लॉर्ड माउंटबेटन जिंदा थे। आपको जानते ही होंगे कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतिम वायसराय थे, वायसराय ऑफ इंडिया, लॉर्ड माउंटबेटन, वो जिंदा थे उस समय। तो इन दोनों ने उनका इंटरव्यू लिया और उसको बहुत उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया है कि लॉर्ड माउंटबेटन से जब उन्होंने पूछा कि अब आपको कैसा लगता है, तो वो क्या बोलते हैं कि मेरे देश ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, जो इज्जत मान मुझे मिलना चाहिए था इतना बड़ा काम करके, वो मुझे मिला नहीं। एग्जैक्ट वर्ड वो लिखते हैं, कहते हैं कि माय फेलो कंट्रीमैन हैड शोन सो लिटिल एप्रिसिएशन to this success as a decolonizer. Why? Why? I did everything without spilling a single drop of British blood. लॉर्ड माउंटबेटन साहब अपने लिए एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इंग्लैंड में भी और इंग्लैंड से बाहर भी। वो उनको मिला नहीं, ना अंदर मिला ना बाहर मिला। और वो कहते हैं क्यों? क्योंकि मैंने एक बूंद भी ब्रिटिश ब्लड की गिरने नहीं दी और ये काम कर दिया। कितनी खतरनाक सोच है। 10 लाख लोग मर गए
10 लाख लोगों का खून बहा बंगाल में, कैलकाटा के अंदर, बंगाल में बहा, पंजाब में बहा, हजारों लोगों ने घर छोड़ा। वो खून नहीं है। वो बोलते हैं मेरा ब्रिटिश ब्लड की एक बूंद नहीं मैंने गिरने दी, ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। ये सोच जब रूल करती है तो उसके परिणाम कितने घातक होते हैं। और माउंटबेटन साहब तो काम ही ये मिला था, और उनको कोई लंबा काम नहीं मिला। उनको ये पहली बार जब इंग्लैंड के में नई सरकार आई थी, लेबर सरकार आई, उन्होंने एटली साहब ने उनको बुलाया, जब प्राइम मिनिस्टर ने अपने घर बुलाया 1 जनवरी 1947 को। ऐसा भी नहीं कि वो बड़ी पुरानी घटना है, 1 जनवरी को बुलाया। अब तो वो रिलक्टेंट थे, उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं बनना चाहता वॉइसरॉय। उन्होंने कहा कि नहीं आपको ये काम करना है, क्योंकि वेगल साहब मना कर रहे हैं इस काम करने को। काम क्या है? काम क्या है कि वेगल साहब तो मना कर रहे हैं, आपको ये काम करना है। और वो काम क्या है कि दोनों पक्षों को बिठाओ, ब्रिटेन को बाहर लाना है हमने, क्योंकि उनका इलेक्शन प्रॉमिस भी था ये, और अगर जरूरत है तो इसका पार्टीशन कर दो। इस मैंडेट के साथ सिर्फ 6 महीने पहले, 6 महीने के अंदर जो ये घटना बाद में 77 हो गई, उसके जो रचयिता हैं वो ये कहते हैं कि मुझे अप्रिशिएशन नहीं मिला। अरे 10 लाख लोगों के खून की कौन जिम्मेदारी लेगा? ब्रिटिश ब्लड तो नहीं गिरा, पर 10 लाख लोगों का खून तो गिरा। ये जो सोच है ये बड़ी खतरनाक सोच है। ये सोच मन में कहीं ना कहीं हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि फ्रीडम कितनी बड़ी चीज है। किसी पोएट ने बहुत अच्छा कहा था कि मिले शुष्क रोटी जो आजाद रहकर, वो गुलामी के हलवे से बेहतर। यानी, और आज यदि हम उस चीज को 70 साल के बाद अपने मन में, अपनी आत्मा में, अपने डीएनए में आत्मसात नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के साथ न्याय नहीं करेंगे। इस सबको, हर भारतीय को हमेशा याद रखना चाहिए। आप ये देखिए कि जो व्यक्ति खुद ही अनमना सा आया, तो पहला काम क्या था उसका कि बाउंड्री कमीशन बनाना था उसने। बाउंड्री कमीशन अपॉइंट हुआ तो उसके चेयरमैन लगाने थे। बात भारत के नेताओं से भी करी होगी, तो उन्होंने कहा कि एक न्यूट्रल आदमी लगाना चाहिए। पर न्यूट्रल आदमी का मतलब इग्नोरेंट आदमी तो नहीं होता ना। उन्होंने कहा कि चेयरमैन ऑफ बाउंड्री कमीशन शुड बी ए न्यूट्रल पर्सन। ठीक बात है, न्यूट्रल पर्सन होना चाहिए, लेकिन न्यूट्रल पर्सन इग्नोरेंट पर्सन तो नहीं हो सकता ना। किसको लगाया चेयरमैन? चेयरमैन किसको उन्होंने अपॉइंट किया? एक लॉयर को अपॉइंट किया। 45 साल का लॉयर था, इंग्लैंड में उसकी प्रैक्टिस चलती थी, उसने कभी भारत देखा नहीं था, उसको भारत के बारे में पता नहीं था। वर्ल्ड मैप में यदि उसको पूछ लो कि भारत कहां पर है, वो जानता नहीं था। स्टेट्स के नाम तो दूर की बात है। न्यूट्रलिटी के नाम पर जब सिरिल रेडक्लिफ को ये अपॉइंट किया गया, चेयरमैन थे ना रेडक्लिफ, जिनके सामने हम सबने क्लेम अपने अपने दिए, तो रेडक्लिफ ने कहा कि भाई मैं तो इस काम को नहीं करना चाहता, इट्स अ थैंकलेस जॉब। लेकिन पहला वाला भी कह रहा है मैं नहीं कर सकता, दूसरा वाला भी कह रहा है मैं नहीं कर सकता। उसी सोच ने आगे बढ़ते हुए एक ऐसे व्यक्ति को हमारा भाग्य के लिए दे दिया। रेडक्लिफ साहब भारत आ गए। वो पहली बार यही काम करने के लिए आए भारत, जिसको कोई अंदाजा नहीं था भारत का। नक्शा उसने भारत का भारत में आकर देखा। ऐसा उसने खुद राइटर्स को बताया। मैं कोई अपनी बात नहीं कह रहा। हम सब चाहते हैं, क्या चाहते हैं? हम समृद्ध भारत चाहते हैं, शक्तिशाली भारत चाहते हैं। हाँ चाहते हैं, समृद्ध भी चाहते हैं, पैसे वाला चाहते हैं, पैसे वाला भी चाहते हैं। चाहते हैं ना सारे के सारे? हाँ तो बोलो भाई, चाहते हैं, चाहते हैं ना? समृद्ध भी चाहते हैं, शक्तिशाली भी चाहते हैं, पैसे वाला भी चाहेंगे, मजबूत भी चाहेंगे, है ना? ये तो सब कुछ हमारे पास था, फिर 800 साल गुलाम रह गए। 36% का जीडीपी था हमारे पास, समृद्ध में तो कोई कमी नहीं। देश ने अशोक भी देखा, समुद्रगुप्त भी देखा, चंद्रगुप्त भी देखा, चाणक्य भी देखा। समृद्ध भी था, शक्तिशाली भी था। शक्तिशाली तो इतना था कि अफगानिस्तान तक हमारे था। इसका मतलब कहीं कुछ कमी तो थी ना। पैसा, समृद्धि, शक्ति होना आवश्यक है, पर इसका मतलब पर्याप्त नहीं है। नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है ये। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट है कि हम भारत को नॉलेज हब बनाना चाहते हैं। वो तो पहले भी था। क्या 1000 ईस्वी से पहले नॉलेज हब नहीं था भारत? नॉलेज हब था। हम नॉलेज हब भी थे, शक्तिशाली भी थे, पैसे वाले भी थे, ताकतवर भी थे, सब थे।
फिर 800 साल गुलाम रह गए। ये एक सोचने की बात है, ये वो कैसे हो गया। आज हम भारत को ये सब तो बनाना ही चाहते हैं, लेकिन इसके इंपॉर्टेंट है कि एक टेक्नोलॉजी से भी सोसाइटी हमारी होनी चाहिए, कि यानी कुछ भी दुनिया में अच्छा है टेक्नोलॉजी का तो हमारे पास होना ही चाहिए। ये थंब रूल हमें रखना चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए। हमेशा याद रखना, प्यार की, सम्मान की, दया की, करुणा की, ताकत की, ये सब बातें वो बोल सकता है जो शक्तिशाली हो। कमजोर बोलेगा तो उसकी कायरता है वो। जब रामधारी सिंह दिनकर ने ठीक कहा था कि क्षमा शोभते उसी भुजंग को जिसके पास गर्व हो, क्षमा शोभते उसी भुजंग को जिसके पास गर्व हो, उसका क्या जो खुद ही दंतहीन, विषहीन, विनीत, सरल हो। यानी ताकतवर होगे तो विनम्रता की भाषा बोल सकते हो आप। तो टेक्नोलॉजी से भी देश कैसे बने, और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन तो हमारा है। जब टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन हमारा है तो अच्छे इंजीनियर दे जो देश के लिए टेक्नोलॉजी में कुछ करें। ये जिम्मेदारी तो हमारी बनती है, टीचर्स की भी बनती है, स्टूडेंट्स की भी बनती है। अच्छा सिर्फ एक पैकेज प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं है। यहां से मैकेंजी में चले गए, एक बहुत अच्छा पैकेज हो गया, अच्छी बात है, एक इंडिविजुअल घर तो अच्छा हो गया, पर देश बहुत सारी आशा रखता है। क्योंकि अगर दोबारा गुलामी नहीं चाहिए तो भाई बहुत मोटी सिद्धांत की बात है कि दूसरे के पास तोप है तो अपने पास में तो डबल बब्बर बड़ी बड़ी तोपें होनी चाहिए। अदरवाइज ये सारी जो समृद्धि है, बड़ी बड़ी लोग बात करते हैं, आज हम ये फंक्शन कर रहे हैं, ये सब तभी संभव है। हरिओम पंवार जी की कविता मैंने कई बार उल्लेख करी है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि वो जब कहते हैं कि चरखों से नहीं लड़ा जाता युद्धों में तोपों के आगे। पंवार साहब की बहुत अच्छी अच्छी लाइनें हैं। ये चरखों से नहीं लड़ा जाता युद्धों में तोपों के आगे, रामायण नहीं पढ़ी जाती सीमा पर शोलों के आगे, धरती के घोर कुहासे को केवल सूरज हर सकता है। कुहासा समझते हो? अंधेरा। धरती के घोर कुहासे को केवल सूरज हर सकता है, एटम बम से रक्षा केवल एटम बम ही कर सकता है। तो टेक्नोलॉजी से ही हमको होना, ये बेसिकली प्री कंडीशन है। चाहे वो वेपन्स में हो, चाहे वो कोई और टेक्नोलॉजी के एरिया के अंदर हो, हजार बुराइयां सही, पर अपने पास होनी चाहिए। इसमें ज्यादा रैशनल होने की जरूरत नहीं है। अगर F-16 है तो अपने पास F-16 के बड़े वाला कुछ होना चाहिए, उसमें ज्यादा रैशनैलिटी की जरूरत नहीं है। दूसरे के पास एटम बम है तो अपने पास डबल एटम बम होनी चाहिए। अगर किसी के पास मिसाइल है तो हमारे पास डबल मिसाइल होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप विनम्रता की बात करोगे तो लोग सुनेंगे। आज तो भारत की विनम्रता की बात सुनने लगे ना। अभी थोड़ा सा एक देश ने दूसरे देश को धमकाया, भारत का स्टॉक मार्केट भी गिरा, और उस देश के राष्ट्रपति ने क्या कहा कि भारत को मध्यस्थता करनी चाहिए इसमें। आज तक पिछले 200-400 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। एक छोटे से देश ने एक बड़े से देश को धमकाया अभी पिछले भी, और वहां के राष्ट्रपति ने कहा कि भारत को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। स्ट्रेंथ, कलाम साहब कहते थे ना, स्ट्रेंथ रेस्पेक्ट स्ट्रेंथ। ताकतवर ही ताकतवर की इज्जत करता है, और ताकत ही ताकत की इज्जत करती है। आपको मध्यस्थता का मौका मिला, आपने की कि नहीं की वो अलग बात है, वो पॉलिटिकल बात है कि आपने करी कि नहीं करी, पर मौका तो मिला आपको। ये तो 70 साल की एक और उपलब्धि है, मैं समझता हूं कि हमको मध्यस्थता का मौका मिला। जो भारत की चिंता करता है उसकी हम चिंता करेंगे। जिसको भारत नाम लगाने से शर्म आती हो, वो हमारे लिए गर्व का विषय नहीं हो सकता, शर्म का विषय है। क्योंकि ये चीजें अब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं, क्योंकि अपने को अभी तो मध्यस्थता मिली। और हमेशा याद रखना है कि जो इमारत जितनी ऊंची होती है उतनी खतरे में होती है। जब तक ऊंची इमारत नहीं थी तो उतना खतरा नहीं था। जो इमारत जितनी ऊंची होती है उतनी खतरे में रहती है। और भारत को बहुत आगे बढ़ना है, हम सबके साथ बढ़ना है। हमारा अपना अपना योगदान भूमिका होनी चाहिए, हमें करनी भी चाहिए। लेकिन डेवलपमेंट के मायने क्या है, ये इकोनॉमिक्स ने बड़ा कंफ्यूज कर दिया सबको। ये प्रोफेसर महेश्वरी जी अकाउंटिंग इकोनॉमिक्स हैं, बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं, और मैं खुद बहुत कंफ्यूज हूं कि डेवलपमेंट का मायना क्या। क्या बड़ी बड़ी सड़क, उस पर तेज चलती गाड़ियां, वो तो अब देश में बहुत है। एक्सप्रेस हाईवे भी हो गए, बुलेट ट्रेन भी आ जाएगी, खूब सारे बड़े बड़े एलिवेटेड रोड्स भी हो गए देश के अंदर। क्या जीडीपी डेवलपमेंट का सही मायना है?
क्या पर कैपिटा इनकम डेवलपमेंट का सही मायना है? क्या बैलेंस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट का सही मायना है? इसकी थ्योरी हमें खुद डेवलप करनी चाहिए कि वेस्टर्न मॉडल और जो है ना डेवलपमेंट का, इस पर गहनता से विचार करने की जरूरत है। पर अभी दुर्भाग्य क्या होता है, अभी तो जिन्होंने नीति बनानी है वही अपन बाहर से ले आते हैं, नीति बनाने वाले बाहर से ले आते हैं, वो जीडीपी में जीडीपी प्लस लगा देते हैं हमारे साथ। लेकिन क्या समाज बनना चाहिए? आगे तो बढ़ना ही है, गाड़ी भी चाहिए, सब चाहिए, मैं कोई कंजर्वेटिव नहीं हूं, मैं बहुत सब कुछ चाहिए, पर क्या डेवलपमेंट का यही मायना होगा? असल डेवलपमेंट का मायना क्या होगा कि वो सोसाइटी जहां अभाव का अभाव हो, जब वो सोसाइटी एक डेवलप्ड सोसाइटी है, वो देश डेवलप्ड सोसाइटी है, वो देश डेवलप्ड है जहां अभाव का अभाव है। क्योंकि शक्तिशाली राष्ट्र ऐसा कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, शक्तिशाली होने के बावजूद भी लूटी तो सोने की चिड़िया ही थी। कितने थोड़े थोड़े लोगों ने लूट लिया हमें आके, ज्यादा नहीं आए, किसी बार आए 15,000, किसी बार आए 25,000, किसी बार आए 1 लाख। और किसी भी समय ब्रिटिशर्स भी हमारे भारत में 1 लाख से ऊपर नहीं थे। सिर्फ उन्होंने हमारी सोच को बदलने का काम किया, सबने। और इतने बड़े देश को, 30 करोड़ के देश को, किसी भी समय हमारी जनसंख्या टोटल वर्ल्ड की 20% हमेशा रही है। देश और थोड़े थोड़े लोगों से लूटा पिटा, तो कहीं ना कहीं सोच की कमी और राष्ट्र प्रेम की कमी रही। इसको बढ़ाने की योजनाबद्ध तरीके से यदि मनोबल तोड़ा गया है तो उसको बढ़ाने का काम हमको योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। मैं समझता हूं तभी जिन्होंने शहादत दी है वो भी खुश होंगे और अभाव का अभाव भी निकलेगा। 15 अगस्त का दिन हम सबके मन में अगर ये ऐसा कोई संकल्प ला सकता है तो वह उसकी सही सार्थकता होगी। एक बार फिर आप सबको 71वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं।